उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे और मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मराठों में कैसे कैसे हमने एक इंडिपेंडेंट राजकाज को देख रहे थे हम कि कैसे शिवाजी जो थे औरंगजेब के समय में ही पैदा हुए थे। औरंगजेब और उनमें लगभग 10-12 साल का गैप था, एज गैप। औरंगजेब पहले पैदा हुए 1707 में, 1707 हुए 1617 में, और अपने वीर मराठा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज 1627 और 30, दो डेट्स आपको मिलती हैं अलग अलग। अब कुछ किताबें कहती हैं 27, कुछ कहती हैं 30। दोनों आपके पेपर में कभी नहीं आएंगे, फिर बच्चे वरना केस करेंगे एक क्वेश्चन के ऊपर। तो दोनों में से एक मिल जाएगी, जो भी मिल जाए टिक कर देना। ध्यान रखना 27 मान्यता प्राप्त है, क्योंकि कई किताबें, ज्यादातर जो पुरानी किताबें वो 27 को मान के चलती हैं। चलिए, हमने कहानी पढ़ी थी कि कैसे कैसे मराठों में सबसे बड़ा एक स्टार्टिंग जो हुई थी वो तो एक सरदार के रूप में हुई थी। भाई पिताजी ने 11-12 साल के एक बच्चे को, उसकी माता जी ने कहा मुझे आपके काम धाम पसंद नहीं है और आप किसी की जो है गुलामी करते हैं, चाकरी करते हैं, हम चाहे छोटे एरिया के सही अपनी इंडिपेंडेंट राजाओं वाली लाइफ जिएंगे। तो उन्होंने कहा अपने बेटे को लेके तुम चली जाओ, मेरी प्रॉपर्टी वहां है। वहां जाके इनके दादा कोंड देव ने, इन्होंने काम किया, और काम करने के बाद जो है पूरी जमीन जो है समतल बना के, और वहां जैसे किसानों ने मदद की। फिर उन्होंने कहा सर हम आपको टैक्स देंगे, आप हमारी केयर कर देना, भाई हमारी रक्षा करना लुटेरों और इन सबसे। धीरे धीरे करके शिवाजी का जो था काम धंधा चल पड़ा। फिर माता जी ने 13 साल की उम्र में शादी करवा दी, रिश्तेदारी फैल गई, जिससे क्या फायदा हुआ, डर थोड़ा सा कम हुआ कि भाई मेरे भी रिश्तेदार है, अकेले नहीं है। पिताजी तो बीजापुर वाले इलाके में यादव शाही के यहाँ पड़े हुए थे। धीरे धीरे करके मराठों ने, शिवाजी ने खासकर अपना जो है नाम बड़ा कर लिया। सेना छोटी सी थी, लेकिन अड़ोस पड़ोस के ऐसे लोग जिनसे सब दबते थे, जिसमें अफजल खां जो था वो मारने आया था, उसको ऐसे खत्म कर दिया। फिर हमने पढ़ा था शाइस्ता खान, जो मराठों इसका शिवाजी को मारने के लिए औरंगजेब ने भेजा, उनको भी उनके हाथ काट दिए, फिर वो गायब भी हो गए। तो ध्यान से देखने पे कोई टक्कर ले नहीं पा रहा था शिवाजी से। या शायद ऐसा भी कह सकते हैं मुगलों ने ध्यान नहीं दिया, मुगलों ने इस बात को बहुत लाइटली लिया, जिसका फायदा शिवाजी को मिला। और शिवाजी ने आसपास के एरिया के किले जीत के और अपना एक नाम और एक दबदबा बना लिया एरिया में। फिर हमने पढ़ा था औरंगजेब ने एक बार फिर जब ये फील किया कि गड़बड़ कर रहा है तो कोई नहीं, फिर इन्होंने सूरत को लूट लिया। तो फिर उन्होंने भेजा अपने खास आदमी जय सिंह को और कहा कि कुछ भी करके जिंदा मुर्दा उसको फील कराना है कि उसने गलती की। और इतनी बड़ी फौज मुगलों की, भाई मुगलों का तो खानदान पुराना था ना, 1526 से जो लोग राज कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं लगा लो 1700 से थोड़ा पहले की। तो एक दिखती बात है कि भाई इतनी पुरानी प्रॉपर्टी जिसके पास होगी, जिसका एक नाम था बहुत बड़ा, एक शोहरत थी, देश विदेश में फैली हुई, फायदा तो मिलता ही ना इन सब चीजों का। तो जब जयसिंह आए बड़ी फौज लेकर, तो फिर मराठा, ये छत्रपति शिवाजी आगे छत्रपति बने, शिवाजी थे तब तक ये मराठा सरदार, ये जो थे छिप गए। बाद में फिर जाके ये हार माननी पड़ी और फाइनली संधि हुई, जिसका नाम था पुरंदर की संधि, जिसमें जय सिंह ने कहा भाई तुम्हारे 35 किले, 23 हम लेंगे, वहां से जो टैक्स आएगा वो औरंगजेब के खाते में जाएगा। 12 किले तेरे अपने काम के लिए छोड़ दिए, और 12 किलो से इतना जरूर आ जाएगा कि तुम्हारा बढ़िया जीवन कटे। लेकिन शिवाजी जीवन काटने नहीं, जीवन जीने आए थे। इसलिए शिवाजी ने कहा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, चलो कोई बात नहीं। एक मीटिंग तय हुई, औरंगजेब से मुलाकात करने शिवाजी गए। शिवाजी को मारेगा नहीं औरंगजेब, ये गारंटी ली जय सिंह। उन्होंने अपने बेटे को मैसेज भिजवाया कि भाई मैं ऐसे ऐसे भेज रहा हूँ यहाँ से एक सरदार को, बहुत बड़े नामी गिरामी है, आसपास के एरिया में दबदबा है, मीटिंग करवा दे रहा। फिर मैंने बताया था मीटिंग में हुआ क्या, 2000 सोने की मोहरें लेके गए, दुनिया भर के सामान लेके गए, और औरंगजेब ने बस एक नजर देख के यूं कर दिया कि मतलब एक्सेप्ट, और फिर कान में खुसफुसा के कह दिया कि पीछे की लाइन में खड़ा कर दो। ये एक्सपेक्टेड नहीं था। वहां थोड़ी बदतमीजी हो गई, गरम थोड़ा आदमी जल्दी गुस्से में आ गया। शिवाजी भी तो एक अपनी तरह से राजा ही थे, तो वहां वो बात बिगड़ के फिर जयपुर भवन में कैद करा दिया, आगरा के किले में। वहीं से भाग निकले। भागने के पीछे बहुत सारी कहानी है, वो पेपर भी नहीं आएगी, बस इतना याद रखो कुछ महीनों बाद ये चालाकी करके और वहां से भाग गए तो अपने कहीं कहीं मुसीबत से बड़े घूमते फिरते पहुंचे अपने एरिया जाके फील किया कि यार उसने मेरी इतनी बेइज्जती कैसे की और क्यों की, क्या सोच के की। तो फिर इनको फील हुआ कि मैं अभी लेवल में, चलो ठीक है मेरे पास उतनी फौज नहीं, सेना नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मेरे नाम के आगे भी तो कुछ ऐसा नहीं जुड़ता ना। जैसे उसका नाम था बादशाह औरंगजेब,
नाम के आगे याद है सबसे पहला 1526 का बाबर ने कहा था एक पद हम इस्तेमाल करेंगे बादशाह, पहले बादशाह फिर बादशाह। जैसे नाम को रॉयल बनाना भी बड़ा जरूरी है बेटा। सामने वाला आपकी बात को तवज्जो तब देता है जब आपके नाम में, आजकल तो खैर कोई फर्क नहीं आ, तो रिंकी मिंकी चिंकी सोनू मोनू कुछ भी रख लो, काबिलियत होनी चाहिए। लेकिन उस जमाने में काबिलियत का पैरामीटर क्या था? पहला इंट्रोडक्शन। आप याद करो जब हमारे राजा राम ये क्या नाम था इनका, राम मोहन रॉय, जब ये गए तो राम मोहन रॉय के नाम के आगे राजा की उपाधि लगा के भेजे थे अकबर सेकंड ने कि इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। फर्क पड़ता था, नाम था ना आपके इंट्रोडक्शन में। तो शिवाजी महाराज का जब इंट्रोडक्शन कराया तो वो तेज तेज बोलते थे कि भाई मराठा इलाके के सरदार। अब सोचो एक बादशाह के सामने सरदार की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अगर कहा होता शिवाजी के आगे नाम के आगे महाराजा शिवाजी या महाराजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, तो एक अपने आप वजन आ जाता है। शिवाजी ने फील किया, उन्होंने कहा यार कहीं ना कहीं कमजोरी तो है, मुझे सबसे पहले अपना राज्याभिषेक करा के उपाधि ग्रहण करनी चाहिए। मेरा इंट्रोडक्शन कोई ये ना दे कि ये मराठों का सरदार है, ये दे कि मैं बड़ा राजा हूँ। तो उन्होंने फिर बेटा 1674 में अपना राज्याभिषेक दोबारा से करवाया और अपने नाम के आगे करवाया छत्रपति शिवाजी महाराज। तुला दान कराया, वो नहीं तो तोलते हैं जितने का वेट का राजा है उतने वेट का फिर उस पर सोना और वो सब दान कर दिया जाता है। इसके अलावा उस टाइम पे ट्रेंड था कि भाई राजा जब राज्याभिषेक करा था, कई शादियां करने का शौक था। शिवाजी ने वैसे शादियां कई नहीं की, लेकिन फिर वो होता ना एक किसी चीज को फॉलो करना पड़ेगा, ट्रेंड था उस जमाने का, तो इनको भी फिर शादी दूसरी करनी पड़ी। आगे जाके वो दूसरी शादी ही कलेश का कारण बनी, क्योंकि इनकी डेथ के बाद दोनों के बड़े बड़े लड़के लड़े, भाई मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है मेरी। अब पिता तो एक था, लड़के तो कई थे। तो शिवाजी महाराज बहुत यंग एज में चले गए। इसके पीछे भी कई कहानियां हैं। कई कहते हैं इनके घर में बड़ा कलेश होता था, इनकी बड़ी जो बहू थी वो ठीक नहीं थी, जो बेटे की वाइफ थी। अब ये कहानी एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। इसके बाद पुरंदर की संधि से पहले मैं थोड़ी सी कहानी समझाती हूँ। तो शिवाजी बहुत लंबे नहीं जिए बेटा। ये अपना देखो एज किसी के हाथ में नहीं होती। शिवाजी छत्रपति अब आगे लग चुका, छत्रपति 1674 में शिवाजी महाराज, ये पूरा नाम ले लिया 1674 में। लेकिन देखो नियति में क्या लिखा था, लंबे नहीं टिके और 1680 में इनकी हो गई डेथ, मृत्यु। यानी सिर्फ 6 साल तक ये पूरा नाम लिया गया छत्रपति शिवाजी। नहीं थे बेटा, 52-53 जितने बच्चे पढ़ रहे हैं तो में से मैक्सिमम के पिताजी हैं। हो सकता है कुछ के इससे बड़े भी हो, तो कोई बहुत बड़ी उम्र थोड़ी ना। बड़ी उम्र होती है 80-90 की, ये 50 52 53 ये नहीं है, 53 साल में चले भी गए, तो कितना कम टाइम पीरियड देख के गए। इनके बाद, इनकी डेथ के बाद, इनकी इस पदवी पर इनके जो जीते हुए महल किले, बहुत महल जीते, बाद में इन्होंने किले बहुत जीते। वहां से आए ना, फिर इतना बेइज्जत फील किया, फिर कहा कि प्रॉपर्टी बढ़ाऊंगा, मेरा कभी भी किसी से इंट्रोडक्शन हो और कभी दोबारा पाला पड़े औरंगजेब से, तो मैं मराठों का सरदार नहीं कहलाऊंगा, बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक, बहुत सारे किले मेरे अंडर हो और मेरा नाम बड़ा हो। तो इसी चक्कर में उन्होंने आस पास कहते हैं 100 से भी ज्यादा किले जीत लिए, बड़े बड़े। इनकी बेल्ट को अगर देखो तो मान लो यहाँ थे ये मराठे। अब आसपास इन्होंने क्या किया, आसपास के किले भी जीत जीत कर कर्नाटका कहते हैं तमिलनाडु तक इन्होंने अपनी बेल्ट बढ़ा ली, ऐसे जैसे छोटे छोटे एरिया इनके। तो ऐसे मराठों में शिवाजी महाराज ने पहला आदमी है ये। इससे पहले बेटा किसी के पास कुछ था ही नहीं मराठों के नाम पे। वे पिताजी देखे तो दूसरों की चाकरी कर रहे थे। तो एक लड़के ने इतनी मेहनत की कि उसने सबसे पहली पीढ़ी, मैंने आपको कल परसों भी कहा था, औरंगजेब का बड़ा बनना कोई बड़ी बात नहीं थी। औरंगजेब के बेटा बाप दादा परदादा, उनके पिताजी, भैया बाबर 1526 में राज कर रहा था। जिस आदमी ने 1526 में राज किया उसके पोते पड़पोते से अगली पीढ़ियां भी आ गई और सब राज कर रही हैं। तो उनको थोड़ी ना ये है कि 100 रुपए कहाँ खर्च करने हैं। वो तो बेटा उस जमाने के करोड़ों करोड़ों रुपए की कमाई के आदमी थे। मराठा को क्या था, कुछ भी नहीं था, बंजर जमीन थी। जब पिताजी ने कहा कि वहां जाके रह ले तो बिल्कुल समतल किया, हल भी चलाया था, मिट्टी खोद के बराबर की थी शिवाजी ने जब 10-11 साल के थे। तो उस हिसाब से देखे ना तो ज्यादा मेहनत शिवाजी ने की है। हाँ, अब ये लक था कि भाई इनका बहुत लंबा जीवन नहीं रहा, पीछे से बैक पे भी बहुत स्ट्रांग नहीं थे और आगे जीवन भी इतना लंबा नहीं रहा। लेकिन सोचो इतने जीवन में भी शिवाजी महान कहलाते हैं, ग्रेट आदमी थे इतने छोटे से टाइम पीरियड में। और जब बैक पे कुछ भी ना हो, आप अपने आप को सोच लो, अगर आपके बैक पे कुछ भी नहीं है, अब आप अगर मेरी बात को सुन रहे हैं 20-25 साल के, तो आप 53 साल तक क्या आप एम्पायर खड़ा कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। इक्का दुक्का, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द केस। ये देखो इन्होंने उस जमाने में कोई सोशल मीडिया नहीं था कि फेमस हो जाएंगे पैसे कमा लेंगे, इनको सिर्फ और सिर्फ कमा के खाना था, मेहनत करके। उस हिसाब से शिवाजी की ग्रोथ को हम कमजोर ना माने, बहुत ताकतवर थे। तो शिवाजी ने 100 किले जीत लिए और फिर आगे जाके ना बेटा एक बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। लेकिन फिर जब ये बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ी सब कुछ हो गया, राम
पर किस्मत में नहीं लिखा था जीना, डेथ हो गई। डेथ के बाद कलेश छिड़ा घर में, क्योंकि दो पत्नियां जो थी, पहली और दूसरी, बाद में क्या 4 शादियां हुई थी। दोनों के बेटे बड़े बड़े थे, जवान थे। उन्होंने कहा अब 53 साल का एक आदमी गुजरेगा तो उसका बेटा मान लो 22 का, 25 का, 20 का, 27 का मिलेगा। और इनकी तो शादी यंग हो गई थी। अगर माने इनका पहला बेटा भी 19-20 साल में हुआ होगा तो वो भी तो बड़ा हो गया ना। अब ये कलेश छिड़ गया घर में। कैसे? एक इनका बेटा था जिसका नाम था शंभाजी। शंभा जी, तो जैसे शिवा नाम था शिवाजी, शंभा नाम था शंभाजी। और एक इनका बेटा था राजा राम। और राजा राम ये बाद में पैदा हुआ दूसरी वाइफ से, ये था मेन। तो शंभाजी, अब पता नहीं सच है कि झूठे, बेटा ऐसा कहते हैं कुछ लोग, तो बड़ी बड़ाई करते हैं कि शंभाजी ग्रेट थे। लेकिन इक्की दुक्के कहीं कहीं पे लिखा है कि शंभाजी में एक ऐब आ गया था नशा करने का। वैसे तो बहुत बढ़िया थे, पिताजी के नक्शे कदम पे काम भी अच्छा, लेकिन नशे की आदत पड़ गई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि नशा छूट नहीं रहा था, मतलब एडिक्शन हो गई थी गलत गलत चीजों की। तो शिवाजी को दिखता था कि यार लड़का तो गलत रास्ता पकड़ गया, बहुत काबिल था। तो कहते हैं कि जब शिवाजी की डेथ हुई ना, तब भी ये जेल में बंद थे। पिताजी ने अपनी, जैसे अपने होते ना राजाओं के पास, तो अंदर ही अंदर तहखाने थे। तो इनको एक किले की, जो जेल टाइप मान लो, किला कह लो। किले में क्या था कि थोड़े एरिया में भाई इतने इतने में रहेगा, इतने से बाहर नहीं जाए, तो इस तरह की जेल ही थी। वहां बंद कर रखा था। पुनहाला का किला था कि भाई तू या तो सुधर जा या तो फिर दिक्कत में। भाई बाप को दिखता है ना कि बेटा गलत रास्ता पकड़ेगा तो आगे सारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। तो वो जो लड़का था शंभाजी, वैसे ग्रेट था, आदतें बहुत अच्छी थी, बस ये एक दो चीज गलत। ये बेटा नशा और ये सब चीजें ना आदमी का भविष्य खराब कर देती हैं। पर देखो किस्मत में क्या लिखा था। पिताजी 1680 में गए, इसको प्रॉपर्टी मिल गई 1680 में। राजा राम ने कोशिश की, बात नहीं बनी। 80 से 89 9 साल शंभाजी ने काम किया, अपने नाम के आगे पिताजी की उपाधि, क्योंकि एक ने लगाई। अब जैसे बादशाह से बादशाह बना तो सारे ही बादशाह बने ना, बादशाह शाहजहां, बादशाह जहांगीर, बादशाह अकबर, सब बादशाह थे। तो ऐसे इनके नाम के आगे भी एज इट इज आ गया छत्रपति संभाजी, और ये महाराज, ये पदवी आ गई। संभाजी जो है ना, अपने पिताजी के साथ जब 10-11 साल के थे तब एक बार गए थे, 12 साल के आसपास इनकी उम्र थी, जब औरंगजेब ने कहा था कि इन्होंने मुलाकात की थी, तब संभाजी वहीं थे, लाइन में खड़े थे अपने पिताजी के साथ, जब इनके पिताजी की तू में हुई। जैसे बाप अगर छोटे बेटे को, 10-12 साल के बेटे को बहुत जगह घुमा देता है ना, तो उसका बौद्धिक विकास हो जाता है, क्योंकि वो देख लेता है कि अच्छा ऐसे राजा होते हैं, ऐसे बात करनी होती है, थोड़ी समझ आ जाती है। उस मामले में काफी समझदार थे। संभाजी को पकड़ के एक इनका दोस्त था कवि कलश, इन दोनों को जंगलों से पकड़ लिया था औरंगजेब ने। पकड़ क्या लिया बेटा, सेनाएं ऐसे कहीं कहीं जाती थी, कोई टुकड़ी ऐसी अपना घूम रही थी, पेट्रोलिंग टाइप कर रही थी, तो उन्होंने पकड़ लिया, दोनों को पकड़ के ले गए। फिर पता चला तो संभाजी हैं। संभाजी कौन? तो शिवाजी के बेटे। इनको ले गए औरंगजेब के दरबार में। इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, सुन लो फिर याद रहेगी। औरंगजेब के दरबार में ले जाके कहा कि सर ये शिवाजी का बेटा है। शिवाजी वही जो आपके साथ यहाँ थोड़ा तेज आवाज में बात करके गया था और हमारे किले विले लूट लेता था और हमारे सूरत को लूटता था। तो उन्होंने कहा अच्छा ये उस शिवाजी का बेटा है। भरे दरबार में वहीं थे, 4-5 आदमियों ने पकड़ रखा था, ये और कवि कलश। तो उन्होंने इसको, औरंगजेब ने कहा शंभाजी को कि शंभाजी तुम्हारे पिताजी तो भाई बहुत ताकतवर थे, बड़ा मेहनती आदमी था। वैसे तो दोनों की टक्कर थी, शिवाजी के दुश्मन ही थे औरंगजेब, लेकिन एक होता है ना, आप थोड़ा रिगार्ड रखते हैं कि भाई कुछ भी कहो, भाई लड़ा बहुत बहादुरी से, ताकतवर आदमी था, कैसे इतने बड़े किले में से कैसे भाग गया, कितनी प्लानिंग की, कहाँ से प्लानिंग की। फोन थोड़ी ना थे कि मैसेज छोड़ दिया बाहर फोन मांग के कि भैया ऐसा कर देना। सोचो कितना बढ़िया सिस्टम था कि वहां से भाग निकले। ये आसान काम नहीं था, इतनी ऊंची दीवारें, आप जाओगे ना आगरा का किला, मैंने तो देखा है, बहुत बड़ा, बहुत भारी भरकम किला है। तो संभाजी को औरंगजेब ने कहा कि तुम्हारे पिताजी तो भाई बहुत ताकतवर आदमी थे और तुम अब आगे काम धाम कैसे करोगे, ये सारी प्रॉपर्टी वैसे भी हमें मिलनी है, तो अपना धर्म बदल लो, फिर हमें दिक्कत नहीं है, तुम काम करते रहना। संभाजी ने कहा धर्म तो नहीं बदलूंगा भाई, हम तो सनातनी हैं, और मेरी जो दादी थी वो तो जीजाबाई तो प्रसिद्ध महिला थी, और रामायण के किस्से और गीता की कहानी उनको जुबानी याद थी। तो इसने कहा नहीं धर्म तो बदलना पड़ेगा, इसका धर्म नहीं बदलूंगा। फिर जब बात इतनी हो गई कि वो गुस्से में आ गया औरंगजेब की, धर्म नहीं बदलेगा तो मार देंगे, कहा मार दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, धर्म नहीं बदलूंगा। फिर जैसे होता ना, बात बिगड़ते 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 संभाजी ने थोड़ी गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लिया भरे दरबार में। संभाजी ने कहा ठीक है बदल लूंगा धर्म, लेकिन एक शर्त है। तो कहा कि क्या? बोला पहले अपनी एक बेटी की शादी मेरे साथ कर दो और मैं जो है धर्म बदल लूंगा। पर शादी करने के बाद, तो ये किसी बादशाह को इस तरह से चैलेंज करना तो बहुत नेगेटिव चीज है ना। तो औरंगजेब एकदम गुस्से में आया, और इतना गुस्से में आया कि उसको फील हुआ कि इसको मारना नहीं है, इससे बदला लेना, और जिंदा रख के टॉर्चर करके। तो उसने तुरंत से अपने सैनिक आ गए भाग के, बादशाह के ऊपर इतना बड़ा कोई ऐसे बात कर रहा है तो गलत है ना, भरे दरबार में। उन्होंने पकड़ लिया। औरंगजेब ने कहा इस ये मरना नहीं चाहिए, इसको खूब तड़पाना है। तो रोज जैसे जेल में जहां था तहखाने में वहां जाता,
एक इशारा करता कि भाई इसका आज इसका ये वाला पार्ट, जैसे उंगलियों के नाखून आज उड़ा दो। जिंदा आदमी के हाथ पकड़ के ऐसे किसी चीज में फंसा के और नाखून निकाल दिए। सोचो कितना दर्द हुआ होगा। मरने में एक झटके में उतना दर्द कभी नहीं होता जितना इस तरह के टॉर्चर में होता है, 3rd डिग्री टॉर्चर। अब उसके वो नाखूनों में से ब्लड भी, क्योंकि बेटा नाखून का देखो, आप जब नेल ये करते हो, काटते हो, तो नेल्स के पिछले हिस्से में अगर थोड़ा ज्यादा कट जाए दर्द होता है, क्योंकि कहते नहीं बड़े बुजुर्ग, ये कच्चा नाखून था। ये कच्चा, सोचो पीछे जड़ से कितना कच्चा होता होगा। और एक तो होता है चोट में निकल जाना, भाई कोई हाथ आ गया, एक जबरदस्ती हाथ को ऐसे पकड़ के और नाखून निकालना कितना पेनफुल रहा होगा। हाथों पैरों के नाखून निकलवा दिए। फिर अगले दिन आया, वो सोचो पेन है, अभी दर्द है, और कहने लगा बदलना है धर्म, तो बोला नहीं वही शर्त है। वो गुस्से में कहा आज उंगलियां काट दो। उंगलियां काट दी। कितना पेनफुल, जिंदा आदमी को कोई उसको मेडिकल ट्रीटमेंट थोड़ी ना मिल रहा था। फिर थोड़े थोड़े हाथ काटे, फिर थोड़े और हाथ, फिर पूरे हाथ काट दिए दोनों। फिर धीरे धीरे ऐसे ही पैर कटवा दिए। तो जांग से नीचे के पैर और कंधे से आगे के हाथ नहीं बचे। सोचो एक अच्छा खासा लंबा तगड़ा हट्टा कट्टा आदमी, और वो टोटल उसके तो शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जिंदा अभी भी था। इसके बाद जब वो जिंदा रहा तो फिर आगे जाके और टॉर्चर बढ़ता जाना है, क्योंकि वो गुस्सा भी तो है ना अंदर में कि मेरी बेटी के बारे में इसने ऐसा कैसे कहा। तो कहते हैं 40 दिन तक यातनाएं दी। 40 दिन बाद जब वो नहीं मरा, अंग ऐसे कट कट के भी, तो फिर वो आके एक दिन उसके तहखाने में आया और उसने कहा भाई दाद देनी पड़ेगी तेरे इसकी साहस की, कि इतना टॉर्चर मैंने कर लिया जितना मैं कर सकता था, पर तू नहीं झुका। कि ना तो तू मरा और ना तू झुका। तब इसने कहा था औरंगजेब ने, अगर मेरा एक बेटा भी तेरी जैसा होता ना, संभाजी तेरे जैसा होता, तो फिर हम पूरे वर्ल्ड पे राज करते। राज तो भारत और पड़ोसी देशों पे था ही, पर इसने कहा तेरी काबिलियत का मेरे पास एक भी बेटा नहीं है, कहने को मैं बादशाह हूँ। ये कितनी बड़े प्राउड की बात थी संभाजी के लिए, कि जिसके पिताजी के पीछे बैक पे कोई भी नहीं था, जिसके पिताजी पहली पीढ़ी के ताकतवर अमीर और महाराजा थे, उनके बेटे को ये कहा जा रहा है बादशाह के द्वारा, जिसके कि बाप दादा परदादा के भी दादा जो थे बड़े नामी गिरामी और बादशाह, जिनका कि डंका बजता था ब्रिटेन तक, उसको ये कहा जा रहा है कि तेरे जैसा मेरा बेटा हो। तो कितने प्राउड की बात है बेटा। ये इतिहास में नाम ऐसे ही अमर नहीं होते, इन्होंने काम कर रखे हैं, इन्होंने नाम कमा रखे हैं। अगर सोचो उस दिन ये धर्म बदल लेता तो ये कहानी कहाँ थी, ये कहानी बनती भी ना वहीं के वहीं खत्म हो जाती। ऐसा बहुत लोगों ने किया भी है जिनका इतिहास में नाम भी नहीं है। इस तरह से जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे, छत्रपति संभाजी महाराज, इनकी हो गई डेथ। अब घर परिवार में फिर ये बात फैल गई, भाई वो तो मार दिया। 89 की घटना है ये। 9 साल राज किया। फिर राजा राम, अब इनका बेटा पैदा हो गया था बेटा, उसका नाम था शाहू। तो सबके नाम श श श हो सकता है घर में कुछ इस तरह का ट्रेंड हो। तो शिवाजी, फिर संभाजी, फिर शाहू। साहू भी लिख देते हैं, शाहू भी। अब ये शाहू है बच्चा, छोटा है। राजा राम जो है, इसने कहा भाई मेरा भाई मर गया, चाहे हम दोनों लड़ते थे। एक टाइम था जब मैं गद्दी के लिए अपने भाई से लड़ा था, और भाई में ऐब भी थे, नशे करता था, गलत संगत में था, लेकिन आज भाई नहीं है और ये गद्दी भाई की है, तो मैं नहीं बैठूंगा। भाई का रिप्रेजेंटेटिव शाहू बैठेगा, मैं नहीं बैठूंगा। अब शाहू जो था ना बेटा, ये 89 की घटना, जब इसका मर्डर किया, जब इनको मारा संभाजी को, तो इनके एरिया पे भी अटैक कर दिया। औरंगजेब ने कहा इसको तो यहाँ मार ही रहे हैं, एरिया खाली तो होगा, जाओ अटैक करके और उठा लाओ इसकी पत्नी को, इसके बच्चे को। तो इनके बेटे को, शाहू को, और इनकी वाइफ को, संभाजी की वाइफ को, ये बेटा इनके किले में से उठा के ले गए। बाद में फिर इसका पालन पोषण किया था शाहू का ही औरंगजेब ने। उसके मरने के बाद जो उसका बेटा हुआ उसने इसको रिहा कर दिया। तब तक इनकी उम्र बहुत हो गई थी। सोचो 89 में एक बच्चे को पकड़ के ले जाए और उसको रिहा किया गया 1707 के बाद। तो 89 में भी तो ऐसा तो है नहीं कि दूध पीते बच्चे को उठा के ले गए, उसकी उम्र कुछ तो रही होगी, 10-12 का जितने का रहा होगा। तो 7 साल तो वहां और 11 साल यहाँ। 11 और 7 कितने हो गए, 18, प्लस कुछ एज पहले भी रही होगी। तो बिल्कुल जवान लड़का हो गया था जब वापस आया, और गया था तब 8-10 साल का, 12 साल का रहा होगा। और फिर जब आया तो फिर उम्र दराज आदमी था। अब ये शाहू के बाद इसकी माता जी का पता नहीं है कि क्या हुआ, हिस्ट्री कुछ बताती भी नहीं है। 89 में जब शाहू को वो ले गए, तो राजा राम ने कहा कि मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा, मेरे भाई की गद्दी थी ये, हम बेशक लड़े थे लेकिन गद्दी भाई की थी, बड़ा भाई था। अब उसके बाद उसके बेटे की गद्दी है। तो शाहू मेरे पास नहीं है ना, वो हमारे यहाँ एरिया में, वो दिल्ली ले गए उठा के। मैं मांग के तो नहीं ला सकता ना वो दे मुझे, लेकिन मैं ये मान के कि शाहू है। और बेटा इसने अपनी जबान पे ना, देखो कितना कंट्रोल था आदमियों का, जो कह दिया वो करके दिखाया। राजा राम 11 साल तक राज कर गए, कभी भी उस सिंहासन पे नहीं बैठे जो छत्रपति शिवाजी का, फिर उनके बेटे छत्रपति संभाजी का। और अब आगे इन्होंने कहा संभाजी मर गया लेकिन मेरे भाई का बेटा है तो मैं नहीं बैठूंगा। और अपनी जबान के इतने खरे थे, इतने पक्के थे, उस कुर्सी पे कभी बैठे नहीं, सिंहासन खाली छोड़ दिया, डिसीजन सारे खुद लिए। राजा राम जो थे ना, ये देखो 1689 के बाद इनके हाथ में कमान आ गई।
89 से। लेकिन बेटा किस्मत को ये मंजूर नहीं था। 11 साल बाद इनकी भी डेथ हो गई। यानी शिवाजी महाराज का परिवार बहुत लंबा नहीं टिक पाया। शिवाजी 53 में चले गए, उनका बेटा 9 साल बाद चला गया। फिर दूसरा बेटा जो अपने आप को राजा मानता भी नहीं था, जिसने कहा कि मैं तो सिर्फ काम करूंगा, गद्दी भाई के बेटे की है, जिसको कि पकड़ के ले गए, वो 11 साल बाद एक्सपायर हो गए। जो ये राजा राम है ना, इनकी पत्नी थोड़ी सी तेज थी। तेज कह लो, समझदार कह लो, बेटा हर तरह के लोग हैं अपनी अपनी सोच वाले। राजा राम की जो वाइफ थी, इन्होंने कहा कि गद्दी मेरे हस्बैंड ने कह दिया कि शाहू की है, लेकिन जैसे वो मर गए उसके बाद इन्होंने भरी सभा, ये जितना काम कर रहे थे ना इतने सालों से, इसके पीछे क्या कारण था? एक आदमी काम नहीं करता बेटा, इसके पीछे एक ताकतवर टीम थी इनकी, और उस टीम को कहा करते थे अष्ट प्रधान। 8 हेड, 8 मुखिया। जैसे आज तुम्हारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना मोदी जी के पास, जिसमें 30 मिनिस्टर हैं अलग अलग काम करने वाले, उसी तरह से शिवाजी ने अपने 8 प्रधान बनाए थे, जिनको नाम दिया था अष्ट प्रधान। तो अष्ट प्रधान के सामने राजा राम की पत्नी, जिनका नाम था ताराबाई, ताराबाई, ठीक है। तो ताराबाई किसकी पत्नी है? राजा राम की। राजा राम किसका बेटा है? शिवाजी का दूसरा बेटा। पहला बेटा मर गया 9 साल बाद, और उसका बेटा शाहू, उसको पकड़ के ले गए। तो ताराबाई के हस्बैंड यानी शिवाजी के दूसरे बेटे राजा राम ने कहा कि मैं काम कर लूंगा, लेकिन गद्दी भाई के बेटे की है। जब तक ये रहा तो भाई के बेटे की दिक्कत नहीं आई, भाई वहां पल रहा, कोई बात नहीं, काम हम यहाँ सोच के कर रहे हैं। लेकिन जब राजा राम की डेथ हो गई, पति की मृत्यु हो गई, ससुर पहले चले गए। ससुर कौन थे इनके? शिवाजी। अब ताराबाई की नजर से अगर देखो, पति भी चला गया, ससुर भी चले गए, जेठ भी एक्सपायर हो गए, जेठानी का पता नहीं है, जेठ का बेटा नहीं पता कि वहां दिल्ली में जिंदा है या मर गया। हाँ, ले गए थे वो। तो अब एक क्वेश्चन इसने किया, ताराबाई ने, समझदार थी इस मामले में, ठीक भी थी ये। ताराबाई ने एक क्वेश्चन अष्ट प्रधान से किया कि मेरे हस्बैंड राजा राम, जिनकी डेथ हो गई, वो शाहू को हेड मान के यहाँ राज करते रहे, लेकिन अगर शाहू कभी आया ही नहीं तो अब कैसे राज चलेगा? एक उसने क्वेश्चन उठाया कि शाहू जिन लोगों के पास गया है, बच्चा था जब गया 10-12 साल का, वो शाहू के सामने रोज कैसी बातें करते होंगे? भाई वो क्या खाते होंगे? तो मांस खाते होंगे। उनका तो धर्म अलग हो गया ना बेटा, वो तो इस्लाम वाले हैं, और हम जो हैं हम तो हिंदू थे, तो हमारा खान पान अलग। वो जो बातें करते होंगे, क्या शाहू उनको नहीं सुनता होगा? बच्चे के मन पे क्या असर पड़ेगा? क्या पता वो शाहू का ब्रेन वॉश कर दें और उसको ऐसे तैयार कर दें कि अपने एरिया में चला जा, मार डाल जो जो तेरे खिलाफ हो, और उस पूरे इलाके को मोमडन बना ले। पॉसिबिलिटी तो हर चीज की है ना, ऐसा कर भी सकते हैं। तो अब इतनी सारी बातें जब अष्टप्रधान के सामने ताराबाई ने रखी, तो सबने कहा हाँ ऐसा हो भी तो सकता है। हम आंख बंद करके क्या शाहू पे विश्वास कर ले, जो कितने 17 साल बाद लौट के आएगा? 17 साल में क्या पता उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पकाई हो, क्या पता औरंगजेब ने जानबूझ के एक आदमी टीचर के रूप में ऐसा अपॉइंट कर दिया हो, जो उसके दिमाग में अपने धर्म को प्रमोट करता गया हो, और वो मन से यहाँ आ तो जाए लेकिन इस्लाम मानता हो। अब ये सारे खतरे थे। ताराबाई अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी बेटा, अगर ध्यान से सोचो तो ताराबाई गलत नहीं कह रही थी। क्या पता औरंगजेब ने उसके ऊपर ऐसा काम करवाया हो कि वो बौद्धिक रूप से इस्लाम धर्म में चला गया हो, अब वो यहाँ आके भी नीतियां वैसी बना सकता है। तो ताराबाई ने अपनी बात ठीक रखी। ताराबाई ने कहा अब हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। इनका बेटा था बेटा, अब ये पत्नी है ना इसकी, इनका बेटा था, इन्होंने अपने बेटे का नाम रखा शिवाजी सेकंड। दादा का ही सारा किया कराया था, तो बेटे का नाम रख दिया शिवाजी सेकंड। शिवाजी सेकंड बहुत यंग थे, बहुत छोटी उम्र के थे। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, छोटे हैं तो क्या, राज तो मैं करूंगी, भाई गद्दी पे बैठा दो। औरत तो बैठ नहीं सकती, मेल डोमिनेशन सोसाइटी में था। तो ताराबाई ने शिवाजी सेकंड को राजगद्दी पर बैठा दिया। किसकी गद्दी पर? जो छत्रपति शिवाजी महाराज की थी। देखो कितनी जल्दी जल्दी सारी सीरीज हो गई। 1674 तक सब कुछ ठीक था, छत्रपति बने। 80 में पहले मर गए शिवाजी, कोई ऐसे भारी भरकम बीमारी, 52-53 में चले गए। फिर 9 साल बाद बड़ा बेटा मर गया, उसके बेटे को पकड़ के ले गए औरंगजेब के आदमी, और फिर 11 साल बाद दूसरा बेटा भी मर गया। अब उसके घर में अगर देखें शिवाजी के, तो कौन बचा उनके घर में? सिर्फ उनकी एक बहू और उनका एक पोता बचा है, जो अल्पायु है, छोटी एज का है। अब बहू का क्या भरोसा, जैसे क्या पता कैसी हो, क्या पता वो क्या प्लान कर रही हो, भैया अपनी प्रॉपर्टी को अपने भाई को देना चाहती हो, कुछ किसी का कह नहीं सकते ना। तो बहुत ज्यादा खुश नहीं थे लोग, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। ताराबाई ने शिवाजी सेकंड को गद्दी पे बैठा दिया। अब वो एक छोटा सा बच्चा कैसे, तो वो आर्ट सीखे तलवार चलाने की, गुण तो होने ही चाहिए, अदरवाइज आप कैसे राजा है? तो कहीं ना कहीं शिवाजी सेकंड जो था ना, इनको खुद लगा कि नहीं वो बात नहीं है, उतना लायक नहीं है। माँ खूब कोशिश करती, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर रखे, हथियार चलाना, तलवारबाजी सब सिखाती, पर बच्चे का इंटरेस्ट ही ना हो। जो दिल से इच्छा नहीं करेगा ना बेटा, वो कभी सीखेगा नहीं। इसका एग्जाम्पल शिवाजी सेकंड है। अच्छा, इस बीच में अब इसके हाथ में गद्दी कब आई है? जब राजा राम मर गए। राजा राम कब मरे? 1700 में। इसके कुछ समय बाद ही 1707 में औरंगजेब भी तो मर गया। यानी इसका बेटा जब तक काम धाम
हम सीख पाता। अभी तो बच्चा था वो, तब तक औरंगजेब मर गया। औरंगजेब मरा तो जितने कैदी थे और जो ये राजाओं के बेटे थे, इन सबको औरंगजेब के बेटे ने, बुजुर्ग हो रहा था, उसने कहा यार छोड़ दो ना, किसी के बेटे हैं जाके अपना राज करेंगे, हम क्यों इनको बढ़िया खिलाते हैं, जेल के नाम पे इनको सारी सुविधाएं देनी पड़ती हैं। उसने बेटा सबको रिलीज कर दिया, जाओ अपने अपने एरिया में। तो इसका मतलब शाहू, जो कि किसका बेटा है, संभाजी का, शाहू बेटा है ना इनका, वो धीरे धीरे, देखो ये रहा लिखा था मैंने यहाँ, शाहू का, संभाजी का बेटा कौन है, शाहू। तो शाहू को अब दिल्ली से छोड़ दिया कि जा अपने एरिया चला जा। तो वो तुरंत से आएंगे भैया, दादा पिताजी का इतना बड़ा काम था। तो वो आए और गद्दी मांगी। गद्दी मांगी तो अष्टप्रधान को क्या सिखा रखा था ताराबाई ने कि इस पे शक क्यों ना करें हम, क्या पता है क्या पढ़ के आए हो पट्टी वहां से। तो अष्टप्रधान में से कुछ लोग जो थे वो तो थे कि नहीं, शाहू को गद्दी नहीं देनी चाहिए। कुछ कह रहे थे भाई क्यों नहीं दोगे, यही तो असली इनका उत्तराधिकारी है, शिवाजी का पोता ही तो है ये, और यही हकदार है, तुम ऐसे कैसे मना कर दोगे। और एक औरत के कहने से तुम ये मान लोगे कि उनके ब्लड में गड़बड़ आ गई। अब दो तरफ पट गए बेटा ये, कुछ कह रहे हैं कि ताराबाई ठीक है, कुछ कह रहे हैं शाहू। खैर शाहू आया प्रॉपर्टी लेने, हक तो उसी का था ना, बड़े के बेटे का हक होता था। तो बड़े का बेटा आया। अब जब वो आया तो वो तो नया लड़का, उसने कोई प्रजा, ये सेना वैना उसके पास कहाँ से आएगी बेटा, उसको तो पकड़ के ले गए थे एक तरह से सजा देने के लिए। तो उसने कहा कि भाई मैं क्या करूं। तो जो अष्टप्रधान में एक आदमी था ना, वो थोड़ा चालाक था, समझदार भी कह सकते हो। वो शाहू के आने से पहले बीच रास्ते में जाके उससे मिल लिया। और उसने कहा शाहू देखो, तुम हो मेरे यंग, मुझसे यंग, और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी चाची तुम्हें प्रॉपर्टी देगी नहीं, क्योंकि उसने अपना उत्तराधिकारी शिवाजी सेकंड, नाम भी देखो ऐसा रख लिया, इसके नाम कर देगी। शाहू ने कहा मैं क्या करूं, भाई मैं वहां गया, मेरी तो गलती नहीं है ना, कायदा तो यही कहता कि मुझे राजा बनना चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी बड़े बेटे थे। तो कहा हाँ कायदा तो यही कहता है, फिर क्या करें। तो उसने कहा ठीक है तुम चिंता ना करो, मैं एक फौज तैयार करता हूँ, तुम अपनी चाची से लड़ लो। तो कहा ठीक है भैया, अगर मेरा हक है तो मैं लड़ सकता हूँ। अब चाची और भतीजा, ये दोनों आमने सामने हुए बेटा। एक तरफ ताराबाई है और शिवाजी सेकंड तो बच्चा है, दूसरी तरफ पहले वाली जो इनकी जेठानी है, ताराबाई की तो जेठानी हुई ना, उनका बेटा जिसका नाम क्या है, शाहू। तो दोनों चाची और भतीजा लड़े, और इस लड़ाई में शाहू विजयी हुआ, क्योंकि शाहू की बैक पे काम करने वाला आदमी तेज था, चालाक था, आगे जाके बेटा उन्हीं का वंश चलेगा जो ये काम कर रहा है, तो ये भी हट जाएंगे, इनका बेटा कुछ नहीं बनेगा। तो शाहू के बैक पे एक पेशवा की तरह से, मतलब एक मेन आदमी की तरह से काम किया उस आदमी ने। यहाँ ताराबाई एक औरत थी, कहीं ना कहीं उनके अंदर के लोग भी चिढ़ते थे, ये औरत अपने डिसीजन लेती रहती है, अपने हिसाब से चलती है, तो बहुत सारे लोग नापसंद करते थे। औरतों को ऐसे गद्दी से चलाना शासन आसान नहीं रहा होगा बेटा। आज भी आप देखो राजनीति में औरतें कहने कहने मात्र की हैं, डिसीजन मेकर ज्यादातर आदमी ही हैं। आपके इस देश में सिर्फ एक इंदिरा गांधी तो पीएम बनी, वो तो पीछे से बैक थी पिताजी की, पिताजी ना होते तो इंदिरा गांधी को कौन बनने देता, कोई फटक भी ने भी ना देता। और इंदिरा के बाद आज तक कौन औरत बन गई पीएम। इसका मतलब राजनीति पे पकड़ मजबूत आदमियों की मानी जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रही होती है, मैं कह रही हूँ मानी जाती है। तो ताराबाई तो बेटा आज से 200 साल पुरानी कहानी, 200 से भी ज्यादा साल पुरानी कहानी है। ताराबाई को कोई टिकने नहीं देगा, और इसीलिए युद्ध में जीत गया शाहू। अब ताराबाई क्या करे, मारा नहीं, क्योंकि इतनी कोई वो भी नहीं थी, भाई चाची तो थी ही, रिश्ता तो था ही। तो कहा कि चाची देखो आप ना नीचे के हिस्से में चले जाओ, आप वहां रह लो, मैं यहाँ रह लूंगा। भाई कायदा कहता है मेरी प्रॉपर्टी है सारी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में यही रूल था कि बड़े भाई की फिर उसके बड़े बेटे की, तो हमेशा बड़े ज्येष्ठ पुत्र की इंपॉर्टेंस हमेशा से रही थी। जिसका बड़ा बेटा है, बड़े भाई का बड़ा बेटा, बड़े भाई के भी तीन चारों तो बड़े की संपत्ति थी। तो शाहू की ने अपनी चाची को नहीं मारवाया, और चाची ने कहा ठीक है भैया अलग अलग रह लेते हैं कुछ हिस्सा में, क्योंकि पति तो इसका भी मर गया, एक बेटा वो भी ज्यादा लायक है नहीं लग रहा था। तो फिर बेटा इनको नीचे महाराष्ट्र की ही बेल्ट में ना इनके हिस्से ऐसे बांट दिए। ये देखो, यहाँ के हिस्से पे शाहू को मिल गया, और चाची को थोड़ा नीचे का हिस्सा, कोल्हापुर के आसपास का हिस्सा, नागपुर कोल्हापुर ये सारे इसी के तो पार्ट हैं, यहाँ चले गए। इसके बाद बेटा इनके खानदान में ना तो चाची के बेटे ने कुछ किया, और ना ही इस शाहू ने बहुत कुछ किया, जिया बहुत ये आगे तक बैठा रहा। लेकिन जिस आदमी ने इनकी मदद की थी ना शाहू की, कि मैं सर आपकी हेल्प करूंगा, आपके पास फौज भी नहीं है, उस आदमी ने अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, और उसने मरते टाइम अपने बेटे को कहा कि ये सबसे बेस्ट पोस्ट है जिसपे मैं बैठा था, शाहू को कुछ नहीं आता जाता, जैसा कहेंगे वैसा शाहू कर देगा। शाहू सच में भी उतना समझदार नहीं, क्योंकि शाहू को बेटा मौका नहीं मिला होगा ना समझने का। तो वो जो ये जो आदमी था जिसने ये चालाकी की थी, आगे जाके इसी की पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी, और फिर पता है क्या हुआ, शाहू के बेटे का भी कहीं नाम नहीं आता। यानी शिवाजी के परिवार में न ताराबाई का नाम आगे आएगा और न शाहू का। फिर एक कम्युनिटी हेड बनेगी जिसको कहेंगे पेशवा, और फिर पेशवाई चलेगी।
आगे तक। तो इसका मतलब जिसको आज हम मराठे कहते हैं, महाराष्ट्र के सब लोगों को मराठा मानते हैं। पर जब भी मराठा राजवंश की बात करेंगे तो सिर्फ हमारे सामने 3 पीढ़ी आएंगी। शिवाजी की पहली पीढ़ी, फिर संभाजी की पीढ़ी जिसमें राजा राम उनका भाई था, फिर तीसरी पीढ़ी में शाहू और उसका कज़न जिसका नाम था शिवाजी सेकंड। इन दोनों के बेटों का कहीं ज़िक्र नहीं आता, क्योंकि उनके टाइम पर ही जब ये शाहू और शिवाजी सेकंड था, इनके टाइम पे ही पेशवाई तगड़ी हो गई थी। जैसे प्रधानमंत्री मान लो, फिर पेशवा का वंश अनु ये कर दिया कि भैया मेरे वंश के लोग ही, आज मैं हूँ, कल मेरा बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, वंशानुगत कर दिया। और पेशवाओं ने ही फिर पूरे महाराष्ट्र के ऊपर कंट्रोल किया लंबे समय तक। लेकिन आगे जाके अंग्रेजों ने इन पेशवाओं में फूट पड़वा दी और इनके 5 अलग परिवार करवा दिए, जिसमें होलकर है, सिंधिया है, और ये अपना एक ये थे ना पेशवा, मेन पेशवा रह गए थे पुणे वाले। तो ऐसे करके इनका फैमिली का पूरा सत्यानाश कर दिया और लास्ट में आते आते सब चीजें खत्म हो गई। तो मराठों के साथ फिर इनकी अंग्रेजों की उस कमजोरी के कारण कई बार लड़ाइयां हुई। तो आंगल मराठा युद्ध, 3 युद्ध हुए थे। मराठा युद्ध बाद में बात करेंगे, पहले इनके परिवार को समझना जरूरी था। ठीक है, चलो टाइम जो है हो गया लगभग। मैं कहानी को इतना खत्म करती हूँ, 2-4 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर इस कहानी को कल। पुरंदर की संधि, जय सिंह पुरंदर की संधि, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। 12 किले मिले थे बीजापुर के विरुद्ध, ये मैंने पढ़ा दिया था। जय सिंह, ये बताया था ना, जय सिंह सम्मान नहीं मिला, दरबार से उठकर चले गए, फिर जयपुर भवन में कैद कर दिए, फिर क्या किया, वहां से भाग गए थे। और जब भाग गए तो क्या किया था, फिर मुगलों से पुनः संघर्ष आरंभ किया। कोंडाना का किला सबसे महत्वपूर्ण था, सिंहगढ़, ये उस मूवी में था ना जो अजय देवगन की थी। ठीक है, फिर इसने सूरत पर पुनः आक्रमण किया, मुगलों से चौथ की मांग की। शायद ये नहीं पढ़ाया था, नहीं ये नहीं पढ़ाया, मेरे ख्याल लास्ट मैंने जो आपको पढ़ाया था जयपुर भवन वाली बात तो पढ़ाई थी। ठीक है, चलो फिर ये जो बचा हुआ है इसमें भी बचे हैं कई सारे पेजेस, 73 तक फाइल है, इसको मैं कल पढ़ा दूंगी। आज एक्चुअली अगली क्लास का भी टाइम हो जाएगा अगर फाइल उसको पहुंचेगी तो। कहानी समझ में आ गई, शिवाजी के परिवार को हमने कल और आज में खत्म कर लिया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद पेशवाओं के परिवार। असली जो ताकत इकट्ठी करेंगे, जो प्रसिद्ध करेंगे, वो पेशवा हैं। तो शिवाजी और उनके परिवार का अगर फैमिली ट्री ड्रॉ करें, सबसे ऊपर शिवाजी, सबसे पहले जीजाबाई और भोसले, शाहजी भोसले नाम था ना उनके पिताजी का, तो जीजाबाई शाहजी भोसले हस्बैंड वाइफ, उनका बेटा शिवाजी। शिवाजी की शादी हुई जिससे 2 बेटे पैदा हुए। कौन कौन से बेटे, एक पहला बड़े वाला संभाजी और छोटा राजा राम। संभाजी की शादी के बाद पैदा हुआ शाहू, लेकिन संभाजी का मर्डर हो गया और शाहू को औरंगजेब ने अपने दरबार में कैद कर लिया। यहाँ राजा राम राजा तो बने, लेकिन वो लंबे नहीं टिके, 11 साल बाद उनकी भी डेथ हो गई। उनका बेटा अल्पायु था, उनकी पत्नी ने सारा काम धाम संभाला, ताराबाई। आगे जाके जब औरंगजेब मरा तो वहां से शाहू को भेज दिया, यहाँ ताराबाई की। खेड़ा का युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में, खेड़ा का युद्ध, खेड़ा में ड बीच में आता, खेड़ा का युद्ध, जिसमें चाची हार गई, भतीजा जीत गया। भतीजे की जीत में काम किया था एक पेशवा ने, आगे जाके उसने कहा मेरा ही वंश जो है पेशवा बनेगा। और फिर राजा कमजोर, मराठा सरदार कमजोर और पेशवा ऊपर, और इसलिए अगले लगभग लगा लो 100-125 साल तक फिर पेशवाओं का राज चलेगा। फिर 57 की क्रांति में फिर पेशवा जो है वो खात्मे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं। बेटा ऐप 1500 की पता नहीं कब होगी, अब शायद नहीं होगी, वो ऑफर्स आते रहते हैं। वो ऑफर जब ऊपर से उनके साथ बातचीत करते हैं जो हमारी ये एप्लीकेशन चला रहे हैं, तब बातचीत होती है, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, चलो। पॉलिटिकल साइंस की क्लास क्यों नहीं होती ओल्ड में, बेटा पॉलिटिकल साइंस की क्लास ना 2-4 दिन बाद एक बार मैं ये हरियाणा को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं, हरियाणा जीके को, फिर पॉलिटिकल साइंस दोबारा से चलाऊंगी। चलो गुड नाइट।